फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीब जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आप लोगों के लिए आने बाकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। ये जो है हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और आज हम क्या करने वाले हैं? अप्रोचेस। हम जानेंगे कि एक एक अप्रोच जो है वो आई तो क्यों आई, और आई तो इतनी सारी अप्रोचेस हमें एक साथ क्यों पढ़नी पड़ रही हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। ठीक है, द मॉडर्न अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द सर्च फॉर द ट्रूथ ऑफ व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू, एंड इट इज अ डेलिकेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। वो क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, मॉडर्न अप्रोच जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर क्यों आई? वो इसलिए आई ताकि हम जान सकें कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, वो ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं, ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। ठीक है, और इस चीज को जानना ये बहुत डेलिकेट चीज है। हम एक बारी में किसी से मिलने के बाद उसको अच्छे से जान नहीं सकते हैं। हमें बार बार उससे मुलाकातें करनी पड़ती हैं, उसके बाद भी हम कई बार उसको ढंग से नहीं जान पाते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप एक बारी में किसी को अच्छे से नहीं जान सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन एम रहता है वो क्या रहता है? ऑर्गेनाइजेशन को ढंग से मैनेज करना, और जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसको हम ढंग से समझ सकें। और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन रहता है साइंस का और पीपल का। ठीक है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है? वो तो प्रिडिक्टेबल है, हमें पता है सूरज कहाँ से उगता है और कहाँ पे डूबता है। ठीक है, ऊपर अगर हम कुछ फेंकेंगे तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या है? वो अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारते हो तो वो जरूरी नहीं है कि घुमा के आपको भी वो एक थप्पड़ मारेगा। हो सकता है कि वो आपको ना मारे, सिर्फ डांट दे। ठीक है, या फिर खुद में परेशान है तो हो सकता है कुछ बोले भी ना और चुपचाप चला जाए। तो ये क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है जो हर पर्सन का अलग अलग होता है। ठीक है, और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये डिपेंड करता है एक पर्सन की खुद की नीड्स के ऊपर और खुद की जो वैल्यू सिस्टम है उसके ऊपर। यानी कि अगर आपका जो बॉस है, अगर वो आपको स्कोल्ड करता है तो आप उसको पलट के तो जवाब नहीं दोगे ना। गुस्सा आ रहा है आपको भी बहुत, लेकिन आप उसको पलट के जवाब नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस समय उस जॉब की नीड है। आपको पता है कि अगर आप पलट के जवाब दोगे तो आपको हो सकता है काम से वो निकाल दे। ठीक है, तो आप पलट के जवाब नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी नीड्स है। लेकिन अगर आपको कहीं पे लगता है कि वो मेरी सेल्फ एस्टीम के ऊपर कहीं ना कहीं वार कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि आप पलटवार कर दो। तो वो क्या है? वो आपकी वैल्यू सिस्टम का हिस्सा हो गया। ठीक है, चलिए इसी के अंदर आगे जान लेते हैं कौन कौन सी अप्रोचेज है हमारी मॉडर्न अप्रोच के अंदर, और उनको हम ढंग से डिटेल में एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारी अप्रोच कौन सी है? जल्दी से बताइए आप सभी। चलिए सबसे पहली हमारी अप्रोच है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो है वो हमें FW टेलर ने दी थी 20th सेंचुरी के अंदर। और इसके अंदर उन्होंने क्या बात करी है? ये किस काम के अंदर आती है? हमारी जॉब्स के अंदर सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग जो भी हम प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, ताकि वो अपना काम जो है वो ढंग से कर सकें। और क्या था कि जो यहाँ पे हमारे FW टेलर हैं उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो पैसा होता है ना वही सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। पैसा फेंको और वर्कर से जो मर्जी काम करा लो, ये उनकी थिंकिंग थी। लेकिन इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है वर्कर्स के थ्रू भी और एम्प्लॉयर्स के थ्रू भी। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता था कि जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता था। वो बहुत दबाव से महसूस करने लग जाते थे और बहुत मुश्किल हो जाता था उन लोगों के लिए सही से काम करना और जल्दी जल्दी काम करना। ठीक है, वो इफेक्टिव काम करें या फिर वो स्पीड में काम करें, वो दोनों में से एक चीज कर पाते थे। अगर मान लीजिए कि आप मुझे कोई क्वेश्चन देते हो कि मुझे ये फटाफट सॉल्व करना है, तो उसकी क्या गारंटी होगी कि मैं एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करूंगी? मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए लेकिन उसमें से सिर्फ 10 ही सही निकले, तो क्या वो सही अप्रोच है? नहीं है। तो इसी तरीके से क्या था, पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेटर नहीं है आपको
जो है उसको ढंग से मैनेज करना भी आना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि ये जो टेलर की थ्योरी थी उसमें क्या हुआ कि वो बहुत ही इनएडिक्वेट मानी गई और बहुत नैरो मानी गई। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ फोकस किसके ऊपर किया, सिर्फ और सिर्फ फोकस उसने किया पैसों के ऊपर। उसने जो वर्कर्स की कंडीशंस हैं उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया उसने, और ये सारी चीज़ें जो हैं कैसे मैनेज की जाएंगी उसके ऊपर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनके हिसाब से सिर्फ एक चीज़ थी जो उन्होंने एडवाइस करी, वो सिर्फ ये थी कि आप मॉनेटरी इंसेंटिव्स दो अपने एम्प्लॉयज़ को तो वो ढंग से वर्क करेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में राइट था नहीं था। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखने के लिए नेक्स्ट थ्योरी हमारी कौन सी आई, नेक्स्ट हमारी अप्रोच है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। अब ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के अंदर क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के अंदर आप हर चीज को क्या कर रहे हो, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे। अगर हम हर चीज को मैनेज करके चल रहे हैं तो उस थ्योरी के अंदर भी क्या हो रहा है, आप कहीं पे भी जो वर्कर की कंडीशन है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो कि वो क्या सोच रहा है, क्या उसकी थिंकिंग लेवल चल रही है, आपका उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। तो वो अप्रोच भी क्या है, इस वजह से क्या हुई, क्रिटिसाइज की गई। और ये जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है वो दी किसने थी, वो हमें दी थी मैक्स वेबर ने। ठीक है, मैक्स वेबर ने हमें दी थी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक ईच वर्कर मोर एफिशिएंट, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी सॉट द मोस्ट इफेक्टिव ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर वर्कर्स एंड मैनेजर्स। जब ये थ्योरी आई थी, ठीक है, तब उस समय लग रहा था कि हाँ ये बेस्ट थ्योरी है वर्कर्स के लिए भी, मैनेजर्स के लिए भी, क्योंकि हर चीज़ क्या है, मैनेज की जा रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसके अंदर लॉजिक भी था, रैशनल भी थी, एफिशिएंट भी थी, लेकिन ये एक चीज़ भूल गई थी। वो क्या था, वुड वर्क बेस्ट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। वो मैक्स वेबर को लगा कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही रहेगी, लेकिन वो एक चीज़ यहाँ पे भूल गए थे कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो वहाँ पे मेंटली उनको रखा जा रहा है, मतलब उनकी नीड्स को जो ध्यान में नहीं रखा जा रहा है वर्कर्स की, जिसकी वजह से क्या था, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। जिसकी वजह से क्या थी, हमारी थर्ड थ्योरी आई थी, और उस थर्ड थ्योरी का नाम क्या है, हॉथॉर्न स्टडीज। ये जो हॉथॉर्न स्टडीज है ये 1924 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी, एल्टन मायो ने। जो उन्होंने किसके ऊपर वर्क किया है, ह्यूमन एस्पेक्ट्स के ऊपर, उनकी वर्किंग कंडीशंस के ऊपर उन्होंने वर्क किया है। और इसका प्लांट उन्होंने कहाँ लगाया था, शिकागो में, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी फाइंडिंग्स की हैं, काफ़ी सारी उनकी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको नीचे वो 2 पॉइंट्स के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, द ह्यूमन एलिमेंट इन द वर्किंग प्लेस वॉज कंसिडरेबली मोर इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो सोशल फैक्टर्स की, आपकी थिंकिंग लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। ठीक है, हॉथॉर्न स्टडीज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर रिसर्च मेथड्स। लेकिन हॉथॉर्न स्टडीज को भी क्या था, क्रिटिसाइज किया गया था, उनके कंक्लूजन्स को जो उन्होंने ड्रॉ किए थे उसको क्रिटिसाइज किया गया था। बट देयर इफेक्ट ऑन द इमर्जिंग फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वॉज ड्रामेटिक। लेकिन जो उन्होंने ये स्टडी बनाई थी वो उस समय जो इमर्जिंग फील्ड्स थी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुई थी। ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच थी ये। ठीक है, लोगों के वर्किंग कंडीशंस को ध्यान पे रखते हुए बनाई गई थी। और ये क्रिटिसाइज क्यों गई थी, क्योंकि यहाँ पे अब सारा फोकस क्या है, हमारा वर्कर के ऊपर चला गया है, वर्कर सेंट्रिक हो गई है, ह्यूमन सेंट्रिक हो गई है। ठीक है, उनकी ज़रूरतों के ऊपर अब हम निर्भर हो गए हैं। तो उसमें भी क्या था कि वर्कर्स कुछ ना कुछ अपनी डिमांड्स लेकर आते थे और फिर भी वर्क नहीं करते थे। तो इस वजह से इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन हमारा इतना ही था। आज का लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले लेसन्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।